जय हिंद दोस्तों, अतुल एकेडमी के वीडियो लेक्चर में मैं रोहित भार्गव आपके साथ हूं। दोस्तों, हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया था, आधुनिक इतिहास, जिसमें हमने देखा था दोस्तों पिछले लेक्चर में उत्तरवर्ती मुगल शासन। क्या देखा था? उत्तरवर्ती मुगल शासन, जिसमें हमने पढ़ा था बहादुर शाह प्रथम, जिनकी उपाधि थी शाह ए बेखबर। फिर आए थे जहांदार शाह लंपट मूर्ख। फिर हमने पढ़ा था जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियार, जिनकी उपाधि थी घृणित कायर। फर्रुख सियार के बाद आते हैं रफ़ी उद दरजात, उसके बाद आते हैं रफ़ी उद दौला, फिर आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, फिर अहमद शाह, फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और अंतिम मुगल शासक होते हैं बहादुर शाह द्वितीय जफर। तो इतना हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। हम स्टार्ट कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों, प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार हेतु भारत आया करते थे। ठीक है दोस्तों, क्यों आते थे विदेशी? व्यापार हेतु ही भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ दोस्तों? व्यापार के लिए। सर्वप्रथम पुर्तगाली, ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने वर्ड बोला है पुर्तगाली। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली जल मार्ग होते हुए भारत आए थे। कौन दोस्तों? पुर्तगाली कहाँ आए थे दोस्तों? भारत। कैसे आए थे? जल मार्ग से। उसके बाद दोस्तों आते हैं डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। दोस्तों, जल ही भारत के समुद्र के निकटवर्ती और समुद्री इलाकों व सामुद्रिक व्यापार पर यूरोपियों का क्या हो जाता है? एकाधिकार। ठीक है दोस्तों, तो यूरोपियों का एकाधिकार कहाँ हो जाता है दोस्तों? भारत के समुद्र के निकटवर्ती इलाकों में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम यूरोपियों के आने का क्रम। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला दोस्तों, सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली, उसके बाद आते हैं दोस्तों डच, फिर आते हैं ब्रिटिश, फिर आते हैं डेन और आते हैं फ्रेंच। तो पुर्तगाली कब आए थे दोस्तों? 1498 ईस्वी में। फिर आते हैं दोस्तों डच आए थे 1595 ईस्वी को। फिर आते हैं दोस्तों ब्रिटिश, तो ब्रिटिश आते हैं दोस्तों 1600। इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश कब आए थे? 1600। फिर आते हैं डेन दोस्तों, तो डेन आते हैं 1616 ईस्वी में। और फिर अंत में आते हैं दोस्तों फ्रेंच या फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। दोस्तों, ये क्रम हमें याद होना चाहिए। ये किनका क्रम है दोस्तों? यूरोपियों के आने का क्रम। वहीं दोस्तों यूरोपीय कंपनियों के गठन का क्रम भी हमें पता होना चाहिए कि यूरोपीय कंपनियां को के गठन का क्रम क्या है। तो यूरोपीय कंपनियों के गठन के क्रम में हम देखेंगे पुर्तगाली के बाद ब्रिटिश, फिर डच, फिर डेन और लास्ट में फ्रेंच या फ्रांसीसी। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है दोस्तों। अगर हम देखें यूरोपियों के आने के क्रम में, तो पहले है पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन और फ्रेंच। और अगर कंपनी की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा बदल जाता है, पुर्तगाली के बाद ब्रिटिश आ जाते हैं, जबकि यूरोपियों में देखेंगे तो पुर्तगाली के बाद आते हैं डच। ठीक है दोस्तों, दोनों में अंतर समझ में आया आपको यहाँ तक? मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सब आप नोट डाउन कर रहे होंगे। दोस्तों, थोड़ा लेक्चर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स के नोट्स बनाते चले दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपके बहुत काम आएंगे दोस्तों। आगे देखते हैं हम दोस्तों यहाँ पर पुर्तगाली। तो दोस्तों पुर्तगाली में है यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, तो पुर्तगाली में हम पढ़ते हैं 17 मई 1498 को जल मार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक, ध्यान से सुनना दोस्तों, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था। कब आया था दोस्तों? 17 मई 1498 को। ठीक है दोस्तों, 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था। और दोस्तों, भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज का श्रेय भी किसे जाता है? पुर्तगालियों को। कि दोस्तों भारत के लिए समुद्री रास्ता किसने खोजा था? पुर्तगालियों ने। दोस्तों, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर आया था। कहाँ पर आया था दोस्तों? कालीकट नामक स्थान पर आया था। दोस्तों, कालीकट कहाँ पर है? तो ध्यान से सुनना, कालीकट है केरल में। ठीक है दोस्तों, कालीकट पर आया था वास्को डी गामा। वहाँ का तत्कालिक हिंदू शासक जमोरिन था। कालीकट का तत्कालिक हिंदू शासक कौन था दोस्तों? जमोरिन। जमोरिन ने ही दोस्तों कालीकट पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था। किसने स्वागत किया था दोस्तों? जमोरिन ने। किसका? वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा को व्यापार करने की सुविधा जमोरिन ने ही प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, तो व्यापार की सुविधा प्रदान किसने करी थी?
थी जमोरिन ने। किसे दोस्तों? वास्को डिगामा को। वास्को डिगामा कहाँ आया था? कालीकट केरल पे, जिसका स्वागत किया था जमोरिन ने, और जमोरिन ने ही व्यापार की सुविधा वास्को डिगामा को प्रदान की। दोस्तों यूरोपियों का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य या मकसद क्या था? व्यापार करना। क्या था दोस्तों? व्यापार। वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है दोस्तों, किसके रास्ते दोस्तों? केप ऑफ गुड होप। दिमाग में आया होगा केप ऑफ गुड होप क्या है, तो थोड़ा मैप में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अफ्रीका के नीचे ये स्थित है दोस्तों केप ऑफ गुड होप। ये यहाँ पर दोस्तों पुर्तगाल। तो पुर्तगाली दोस्तों इस समुद्री रास्ते से होते हुए कहाँ आते दोस्तों? केप ऑफ गुड होप। दिख रहा है दोस्तों मैप में? केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये पहुंचते हैं दोस्तों यहाँ पर भारत पे। ठीक है दोस्तों, दिखा आपको कालीकट कोचीन दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो पुर्तगाली कहाँ से आते हैं दोस्तों? समुद्री मार्ग से पहले आते हैं केप ऑफ गुड होप पे, फिर ये आते हैं दोस्तों भारत में। ठीक है दोस्तों, किस रास्ते से? समुद्री रास्ते से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर पुर्तगालियों में ही 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ध्यान से सुनना दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नामक पुर्तगाली को भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का अधिकृत गवर्नर बनाकर भेजा गया। ठीक है दोस्तों, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को क्या बनाकर भेजा गया? गवर्नर। ठीक है दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था। कहाँ पर दोस्तों? हिंद महासागर में क्या करना था? व्यापार पर नियंत्रण। कहाँ पर? हिंद महासागर में। ठीक है दोस्तों, इसके लिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति अपनाई। किसने दोस्तों? अल्मीडा ने। कहाँ पर? हिंद महासागर में व्यापार पर अधिकार करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी या हिंदी में बोले तो शांत जल की नीति अपनाई, पर वह इसमें क्या हुआ दोस्तों? असफल। फिर होता है दोस्तों 1509 में अल्मीडा क्या हो जाता है दोस्तों? वापस चल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों ने कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर देखा है कि पहला गवर्नर बनकर कौन आया था? पुर्तगाली गवर्नर बनकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों अल्मीडा के बाद क्या होता है दोस्तों? 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन दोस्तों? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को अगला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर कहाँ भेजा जाता है? भारत में। पहले अल्मीडा आता है दोस्तों, उसके बाद अगला गवर्नर कौन आता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। क्यों दोस्तों ऐसा? कि यही क्यों है दोस्तों असली संस्थापक? तो सुनना दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीयों से शादी करने की क्या दी थी? सलाह, ताकि भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाई जा सके। ठीक है दोस्तों, इसे इसलिए बोला जाता है असली संस्थापक क्योंकि इसने पुर्तगालियों को कहा था कि आप भारतीयों से क्या करें? शादी, और यहाँ पर भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाई जा सके। 1510 में दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर से छीना था। किससे छीना था दोस्तों? बीजापुर से। ध्यान से सुनना, गोवा को बीजापुर से पुर्तगालियों ने 1510 में छीना था। तब दोस्तों बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह। कौन था दोस्तों? यूसुफ आदिल शाह। दोस्तों अल्बुकर्क ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। किसे दोस्तों? कोचीन को। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है अल्मीडा। अल्मीडा के बाद गवर्नर बनकर आते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने बीजापुर से गोवा को छीना था 1510 में और कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर 1529 में, कब दोस्तों? 1529 में नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर बनकर आते हैं। कौन आते हैं? नीनो डी कुन्हा। इसने 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। अभी हमने देखा था दोस्तों, अभी कहाँ बना था दोस्तों? कोचीन। अब कोचीन से कहाँ चले गया दोस्तों? गोवा। ठीक है, कौन सा कार्यालय था? सरकारी कार्यालय, जो कि 1961 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बना रहा।
ठीक है दोस्तों, नीनो डी कुन्हा गवर्नर बनकर आए। इन्होंने अपना सरकारी कार्यालय कोचीन से कहाँ ले गए, गोवा। और ये 1961 तक भारत में पुर्तगाली राज्य की क्या रही दोस्तों, औपचारिक राजधानी। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारत में समुद्र के समीप कई बस्तियां बनाई। बंगाल में भी दोस्तों पुर्तगालियों की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती क्या थी, हुगली। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल में इनकी महत्वपूर्ण बस्ती कौन सी थी, हुगली। पुर्तगालियों ने दोस्तों अपने समुद्री साम्राज्य को इस्तादो द इंडिया नाम दिया, कि पुर्तगालियों का जो समुद्री साम्राज्य था उसका नाम क्या दिया गया था दोस्तों, इस्तादो द इंडिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैप में है, ये पुर्तगालियों का दोस्तों समुद्री साम्राज्य, और इसका नाम इन्होंने क्या रखा था, इस्तादो द इंडिया। ठीक है दोस्तों, जिसके तहत उनके अधिकार क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षा कर देना होता था। जो ये है इस्तादो द इंडिया, अगर यहाँ से कोई भी जहाज गुजरेगा तो उसे क्या देना पड़ेगा दोस्तों, पुर्तगालियों को सुरक्षा कर, जिसे कहा जाता था दोस्तों कार्टेज। क्या कहा जाता था, कार्टेज। यह एक परमिट की भांति था, किसके भांति था दोस्तों, परमिट। मुगल साम्राज्य के महान शासक अकबर को भी ये सुरक्षा कर देना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो पुर्तगालियों को कर किसे देना पड़ा था दोस्तों, अकबर को भी ये कर देना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने क्या देखा है दोस्तों, पुर्तगालियों के बारे में। अब देखेंगे दोस्तों कि आखिर पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ। तो सुनना दोस्तों, 1611 ईस्वी में सूरत के निकट स्वाली के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मिल्टन व थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया। किस युद्ध में दोस्तों, ध्यान से सुनना, स्वाली के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, स्वाली के युद्ध में अंग्रेज सेनापति मिल्टन व थॉमस वेस्ट ने किसे हराया दोस्तों, पुर्तगालियों को। और स्वाली का युद्ध कब हुआ था, 1611 ईस्वी में। इसे नोट डाउन कर लेना दोस्तों। दोस्तों अन्य कारण भी है पुर्तगालियों के पतन के, कि इनकी क्या थी, धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी दोस्तों। ये व्यापार के साथ क्या करते थे, लूटमार की भी नीति को अपनाते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपने देखा है क्या, पुर्तगालियों का पतन। तो दोस्तों भारत में तंबाकू, आलू, लाल मिर्च तथा मक्का मध्य अमेरिका से पुर्तगाली ही लेकर आए थे। तो भारत में तंबाकू, आलू, लाल मिर्च वगैरह और मक्का वगैरह कौन लेकर आए दोस्तों, पुर्तगाली। दोस्तों पुर्तगालियों ने ही भारत में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 में कौन लेकर आए थे, पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने पुर्तगालियों के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है अपना ये। आगे देखते हैं दोस्तों हम डच। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे दोस्तों भारत में, डच। तो सुनना दोस्तों, डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे दोस्तों, नीदरलैंड या हॉलैंड के। पुर्तगीजों के बाद या पुर्तगालियों के बाद 1595 से 1596 ईस्वी में डच भारत आए थे। कब आए थे दोस्तों, 1595-96 में। डचों ने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डचों द्वारा ही भारत से व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी शुरू की गई थी। कई बार एग्जाम में बन जाता है, प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी कौन सी थी, तो कौन सी थी दोस्तों, डच कंपनी। कौन सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी किसे जाता है, डचों को। कि दोस्तों वस्त्रों को निर्यात करने का काम श्रेय किसे जाता है, डचों को। दोस्तों भारत में पहली डच फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी। कब दोस्तों, 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ये कैसी फैक्ट्री है, डच फैक्ट्री। इससे पहले हमने देखी थी दोस्तों पुर्तगाली फैक्ट्री। ठीक है दोस्तों, 1759 में बेदरा के युद्ध में डच अंग्रेजों से क्या हो जाते हैं, पराजित। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए। अब दोस्तों डच भी क्या हो जाते हैं, पराजित। जैसे पुर्तगाली हुए थे ना दोस्तों स्वाली के युद्ध में, वैसे ही डच भी दोस्तों बेदरा के युद्ध में किससे पराजित हो जाते हैं, अंग्रेजों से। पुर्तगाली भी किससे पराजित हुए, अंग्रेजों से। डच भी यहाँ पर पराजित हो जाते हैं बेदरा के युद्ध में। इसी पराजय के साथ भारत में इनकी क्या हो जाती है, शक्ति समाप्त। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पुर्तगाली देखा, पुर्तगाली के बाद डच देखा। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों अंग्रेज। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों की कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज।
ठीक है दोस्तों, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं इसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में ठीक एक चार्टर जिसे क्या बोलते हैं आज्ञा पत्र द्वारा कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का क्या दिया, एकाधिकार। ठीक है दोस्तों, किसने दिया था व्यापार करने का अधिकार, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। वो भी कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। तब दोस्तों मुगल बादशाह कौन थे, अकबर। ठीक है दोस्तों, तो एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जिसे क्या कहा जाता है आज्ञा पत्र द्वारा कंपनी को कितने साल के लिए, 15 साल के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। पूर्व में भारत भी होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 1600 ईस्वी में ब्रिटिश प्रतिनिधि, ध्यान से सुनना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, 1600 में ब्रिटिश प्रतिनिधि, हो सके तो इसे नोट डाउन कर लेना, ब्रिटिश प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस, ठीक है दोस्तों, हेक्टर नामक जहाज से जहांगीर के दरबार में अकबर के नाम का जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पर विलियम हॉकिंस। ठीक है, जो कब आता है 1600 में, और ये कौन है, ब्रिटिश व्यक्ति। ठीक है, ये आता है हेक्टर नामक जहाज से। तो विलियम हॉकिंस आता है हेक्टर नामक जहाज से, किसके दरबार में आता है, जहांगीर के दरबार में, लेकिन वो अकबर के नाम का जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आता है। ठीक है दोस्तों, आया तो जहांगीर के दरबार में, लेकिन पत्र किसके नाम का था, अकबर के नाम का। और किसका रेफरेंस है दोस्तों यहाँ पर, जेम्स प्रथम का। तो दोस्तों जहांगीर ने अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में सूरत में प्रथम ब्रिटिश व्यापारी केंद्र खोलने की क्या दी थी, अनुमति। किसने दी थी दोस्तों, जहांगीर ने। सुनना दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ पर बोला है जहांगीर ने अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में प्रथम ब्रिटिश व्यापारी केंद्र खोलने की क्या दी थी दोस्तों, अनुमति। क्या हुआ था दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा है पहले कि विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से कहाँ आता है, जहांगीर के दरबार में। क्यों आता है दोस्तों, वो व्यापार की अनुमति लेने के लिए। लेकिन और क्या होता है दोस्तों, लेकिन जो यहाँ पर है जहांगीर इसे व्यापार की अनुमति नहीं देता है। किसे दोस्तों, विलियम हॉकिंस को। तो दोस्तों विलियम हॉकिंस को जहांगीर व्यापार के लिए पहले तो क्या देता है, अनुमति नहीं देता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि पुर्तगालियों के आचरण से जहांगीर क्या हो जाता है दोस्तों, परेशान। तो दोस्तों आगे क्या होता है, अंग्रेज 1611 ईस्वी में सौली के युद्ध में पुर्तगालियों को क्या कर देते हैं, परास्त। ध्यान से सुनना दोस्तों, 1611 में सौली के युद्ध में पुर्तगालियों को कौन परास्त कर देता है, अंग्रेज। इससे जहांगीर क्या होता है दोस्तों, प्रभावित। ठीक है, तो अब दोस्तों जहांगीर क्या हुआ, प्रभावित अंग्रेजों से। तो ऐसी कंडीशन में जहांगीर ने अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में सूरत में प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र खोलने की क्या दे दी, अनुमति। इसके पहले 1611 ईस्वी में भी मछलीपट्टनम में भी अंग्रेजों ने एक अस्थायी व्यापारिक केंद्र की क्या करी थी, स्थापना। इतना समझ में आया दोस्तों, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में होता है दोस्तों, विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आता है किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। लेकिन अंग्रेजों के लिए ये क्या मांगता है, सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति। कौन मांगता है दोस्तों, विलियम हॉकिंस। लेकिन यह अनुमति जहांगीर क्या कर देता है, रद्द, कि विलियम हॉकिंस आपको सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जहांगीर पुर्तगालियों के आचरण से परेशान हो गया था। आगे होता है दोस्तों, अंग्रेज सौली के युद्ध में पुर्तगालियों को क्या कर देते हैं, परास्त, 1611 में। तो जहांगीर इससे प्रभावित होता है और अंग्रेजों को 1613 में सूरत में प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र खोलने की क्या दे देता है, अनुमति। हालांकि दोस्तों इसके पहले 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक अस्थायी व्यापारिक केंद्र की क्या कर दी थी, स्थापना। आगे दोस्तों 1615 से 1619 ईस्वी तक सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में रहा। कब से कब तक रहा दोस्तों, 1615 से 1619 तक सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में रहता है और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं क्या करता है, प्राप्त। दोस्तों इन नामों से हमें फेमिलियर होना पड़ेगा, हॉकिंस, टॉमस रो, ये एग्जाम में सीधे
पूछे जाते हैं। 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व क्या हो जाता है, स्थापित। यहाँ पर बात हुई दोस्तों प्लासी का युद्ध, ठीक है, 23 जून 1757, ये हम आगे देखेंगे। वहीं दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद भारत में ऐसी कोई भी राजनीतिक शक्ति शेष नहीं बची थी जो अंग्रेजों को क्या कर सके, हरा सके। ठीक है दोस्तों, अब भारत पर धीरे धीरे अधिकार किसका हो गया दोस्तों, अंग्रेजों का। यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेजों ने भारत पर सर्वाधिक शासन किया। ठीक है दोस्तों, जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी उसमें सबसे ज़्यादा शासन किसने किया है दोस्तों, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। कितने वर्षों तक, 200। अंग्रेजों द्वारा क्रमशः सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए गए। दोस्तों अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था भारत में गन्ना, अफीम, चाय, कहवा, पटसन आदि की खेती कर इनको सस्ते दामों में खरीद कर इंग्लैंड भेजना, जिस कारण अंग्रेजों ने भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्या बिछाई थी, रेल लाइन तथा सड़कों का भी क्या करवाया दोस्तों, निर्माण। ठीक है दोस्तों, साथ ही अंग्रेजों का उद्देश्य था दोस्तों ब्रिटेन से आयातित महंगे कपड़ों को भारत में बेचना। ठीक है दोस्तों, यह हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा है अंग्रेज। अब दोस्तों आगे आता है अंग्रेज के बाद डेन। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, अंग्रेज के बाद आए थे दोस्तों डेन। डेन अंग्रेज के बाद 1616 ईस्वी में भारत में आए थे। कब आए थे दोस्तों, 1616 ईस्वी में। इन्होंने तंजौर में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पर दोस्तों, तंजौर में। और 1745 ईस्वी तक इन्होंने अपने सभी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और ये भारत से चले गए। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों डेन। डेन के बाद आती है फ्रेंच। डेन भी आके चले गए दोस्तों, अब आते हैं फ्रेंच। तो दोस्तों 1664 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1664 ईस्वी में लुई 14, ठीक है, लुई 14 के शासनकाल में कार्लबर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है लुई 14 कौन है। तो दोस्तों लुई 14 फ्रांस का क्या है, सम्राट। फ्रांस का सम्राट है लुई 14। इसके शासनकाल में कार्लबर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की गई थी दोस्तों, स्थापना। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी केरो द्वारा औरंगजेब से आज्ञा प्राप्त कर सूरत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, सूरत में। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने गोलकुंडा के सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों फैक्ट हमें पता होना चाहिए। वहीं दोस्तों एक लाइन नहीं लिखी यहाँ पर, 1673 ईस्वी में फ्रेंको मार्टिन ने एक फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना की। किसने दोस्तों, फ्रेंको मार्टिन ने एक फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना करी जिसका नाम है दोस्तों पांडिचेरी। ठीक है दोस्तों, तो फ्रांसीसियों के बारे में 3 फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, थोड़ा सा सुन लीजिए। यहाँ पर कुछ लाइन है फ्रांसीसियों के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना डुप्ले के काल में हुई। ठीक है दोस्तों, तो भारत में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व कब हुआ, डुप्ले के काल में। यही प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूमि अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, डुप्ले भूमि को अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़ों के बीच में क्या करता था दोस्तों, भाग लेता था। किंतु दोस्तों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में क्या होता है दोस्तों, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य के युद्ध में फ्रांसीसी क्या हो जाते हैं दोस्तों, पराजित। और दोस्तों इनका शासन माहे, कराईकल, यनम व पांडिचेरी तक ही रहता है। वह 1 नवंबर 1954 में इन क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो जाता है दोस्तों, भारत का। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज कुछ यूरोपीय कंपनियां देखी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन कर लेना दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।